अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम आपके लिए फिजिक्स 9th क्लास का कोर्स लेकर आ गए। फिजिक्स 9th, इसके पहले चैप्टर का नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। तो हम आपको ये बताएंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, फिजिक्स है क्या, फिजिक्स का मतलब क्या है, फिजिक्स का लफ्ज़ किस जुबान से निकला है, फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स का हमें फ़ायदा क्या होता है, फिजिक्स के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, और फिजिक्स का टेक्नोलॉजी के साथ क्या रिश्ता है, क्या रब्त है, और फिजिक्स पढ़कर हम आगे फ्यूचर में क्या क्या कर सकते हैं, हमें आगे फ्यूचर में फिजिक्स पढ़ने का क्या फ़ायदा है, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बच्चों आप दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, और दुआ पढ़ लीजिए, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो चलिए, मेरा नाम है हमजा नवाज और आपका और हमारा चैनल ईमान बैच केमिस्ट्री। स्टार्ट करते हैं फिजिक्स 9th क्लास पंजाब बोर्ड। बच्चों, फिजिक्स का जो लफ्ज़ है, फिजिक्स का जो लफ्ज़ है वो निकला है पूसाइक से, और ये लफ्ज़ इंग्लिश जुबान का तो नहीं, आप जानते हैं ये लफ्ज़ है ग्रीक वर्ड है। बच्चों, इसका मतलब होता है नॉलेज ऑफ नेचर, नॉलेज ऑफ नेचर। यानी फिजिक्स में आप वो पढ़ते हैं कि जो कुदरत में हो रहा है, जो नेचर में हो रहा है, उसका नॉलेज। फिजिक्स क्या है बच्चों? फिजिक्स helps us to understand nature। फिजिक्स पढ़कर हमें नेचर की अंडरस्टैंडिंग का इल्म होता है। मिसाल देते हैं आपको, जैसे मसलन एक बंदा ऊपर से छलांग लगाए, वो नीचे क्यों आता है? तो फिजिक्स जवाब देती है ग्रेविटी की वजह से। सैटेलाइट्स अर्थ के इर्द गिर्द क्यों रोटेट करती हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इस तरह की और बहुत सारी मिसालें, जैसे मून अर्थ के इर्द गिर्द क्यों रोटेट करता है? ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। इसके अलावा और बहुत सारी मिसालें हैं। ये फैन जब रोटेट करता है तो क्यों रोटेट करता है, लिखते हैं, सारी बातों को लिखते हैं। और जहाँ क्वेश्चन बनता हुआ आपके बोर्ड के पेपर में, जहाँ क्वेश्चन बनता हुआ वहाँ हम क्वेश्चन आपको बना के बताएंगे कि ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है। फिजिक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड नेचर। फिजिक्स मदद करती है नेचर के कवानीन को समझने। फिजिक्स लिखेंगे डिस्क्राइब्स द laws, physics describes laws which help us in future and understanding the things। फिजिक्स हमारी हेल्प करती है आगे फ्यूचर की चीज़ों को जांचने के लिए, आगे फ्यूचर की चीज़ों को जांचने के लिए। जैसे हम आपको एक और क्वांटिटी का फिर हम मिसाल देंगे आपको, वाई एंड हाउ द प्रोसेस ऑफ थिंग्स हैपन। ये सारी चीज़ें आपने ना नोट करें, क्योंकि आपके पेपर में आने वाली नहीं है, ये सिर्फ बातें आपकी समझने वाली हैं, इसलिए हम ये लिख रहे हैं बोर्ड पर। आपका इस पे तवज्जो देना ज़रूरी है, क्योंकि आपका फिजिक्स पे इंटरेस्ट डेवलप होगा। आगे आपने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिसमें लॉज ऑफ ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डायनामिक्स, काइनेमेटिक्स,
ठीक, तो ये सिर्फ आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए कि फिजिक्स है क्या चीज़, इस वजह से ये सारी बातें लिखनी जरूरी है। तो बच्चों, व्हाई एंड हाउ द नॉलेज ऑफ द प्रोसेस ऑफ थिंग्स हैपनिंग, इसका क्या मतलब है, यानी कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। ठीक है, जैसे मैं मिसाल देता हूँ आपको कि पंखा घूम रहा है, तो पंखा क्यों घूम रहा है, तो फिजिक्स इसका आंसर देती है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। इलेक्ट्रिसिटी क्यों, चार्जेस की वजह से। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी क्यों, करंट। ठीक है, जैसे करंट का आप फार्मूला पढ़ते हैं, Q डिवाइड बाई T, चार्ज पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में एक चार्ज आके जाता है, एक सेकंड में 5 चार्ज आके जाते हैं, तो किसका करंट ज्यादा होगा, जिसमें एक सेकंड में कम वक्त में ज्यादा चार्जेस आके जाएं, तो इस तरह करंट ज्यादा होगा। कम वक्त में ज्यादा चार्जेस आके जाएं तो करंट ज्यादा होगा। तो पंखा घूम रहा है, वाई, क्यों, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। हाउ, कैसे घूम रहा है, इसमें ये बात आएगी कि पंखे की स्पीड कितनी है, पंखा कैसे घूम रहा है, उसमें जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो कितने साइज का है, उसके जो पर हैं उनका वेट कितना है, ये सारी बातें आ जाएंगी इसमें हाउ में। ठीक है, तो फिजिक्स ही कहती है कि व्हाई एंड हाउ थिंग्स हैपनिंग, कि चीज एक हो रही है तो ये किस तरह हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ये बातें फिजिक्स एक्सप्लेन करती है। ठीक है, अच्छा, अब ये बात, आखिरी बात इसमें ये कि फ्यूचर के बारे में फिजिक्स हमें बताती है। ये क्यों बच्चों, एक पंखा लगा है, उसमें कैपेसिटर है, कैपेसिटर उसमें लगा है, हम देखते हैं कि अगर इतना उसमें कैपेसिटर यूज है, मतलब कि उस पर जो कैपेसिटर यूज हुआ है वो साइज का है, वो कम साइज का है। ठीक है, 5, आप उसको 525 साइज देख लें। अगर हम, फ्यूचर का मतलब ये है कि अगर हम उस पर ज़्यादा कैपेसिटर इस्तेमाल करें, ज़्यादा कैपेसिटर उस पर इस्तेमाल करें, उस पर कैपेसिटर हैवी इस्तेमाल करें, तो उसके पर का साइज अगर हम बढ़ा दें तो फिर वही पंखा बहुत ज़्यादा कमरे के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। यानी एक कैपेसिटर हमने छोटा इस्तेमाल किया ना, तो उस पंखे की स्पीड इतनी है, इतनी स्पीड है उसकी। अगर हम उसकी कैपेसिटर की स्पीड बढ़ा दें, कैपेसिटर का साइज बढ़ा दें, तो फिर हमें और ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो ये इसका फ्यूचर है। ठीक है, ये इसका फ्यूचर है। एक और मिसाल आपको देते हैं फ्यूचर के हवाले से कि आगे हम क्या नया कर सकते हैं, क्या नई हमें फ्यूचर के बारे में हमें मदद मिल सकती है। ठीक है, जैसे ये पेन अगर मैं इसको नीचे गिराऊं तो ये गिरेगा, क्यों गिरा नीचे, ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, कैसे गिरा, इसकी स्पीड क्या थी, वो स्पीड भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन से मालूम कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा, आगे पढ़ेंगे आप, Vf = vi + at। अच्छा, फिर क्या करेंगे हम, फिर हम इसी पेन को या किसी चीज को ऊपर बहुत ज्यादा बुलंदी पर लेके जाके गिराएंगे, तो हमें वो भी मालूम हो सकता है कि यहाँ इसकी स्पीड, अगर पेन को मैंने गिराया तो इतनी थी, अगर हम इसको और ज्यादा हाइट से गिराएं तो इसकी स्पीड क्या होगी। ये सारी बातें हम कैलकुलेशन से मालूम कर सकते हैं। हमें इस तरह करने की, एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें बच्चों फिजिक्स एक्सप्लेन करती है। फिजिक्स की मदद से हम ऐसी बहुत सारी चीजों को हम जान सकते हैं। तो फिजिक्स क्या है, नेचर का अंडरस्टैंड करना। ठीक है, तो इतनी बातों को आप नोट करें। चलिए, अब हम आपको ये बताएंगे कि फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का आपस में क्या रिश्ता है। फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी का आपस में क्या रिश्ता है। बच्चों देखें, एरोप्लेन बड़ी टेक्नोलॉजी है, इसके पीछे कौन सा लॉ है, फिजिक्स, इसके पीछे भी फिजिक्स है। कौन सा लॉ, बर्नौलीज लॉ। बर्नौलीज लॉ
ठीक। आगे टीवी, रेडियो, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है। इसके पीछे फिजिक्स का कौन सा लॉ यूज हो रहा है? इसके पीछे डिटेक्शन, ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पूरा लिखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसके पीछे ये लॉ यूज हो रहा है। ठीक है। आगे एक और मिसाल आपको देता हूँ, जैसे जनरेटर। भाई जनरेटर के पीछे कौन से साइंटिस्ट का हाथ है? फैराडे का, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें मैग्नेट यूज होते हैं जनरेटर में। कभी हम इरादा करते हैं आपको पढ़ाने का, कभी पढ़ाएंगे जनरेटर। ठीक है। तो ये क्या है? फिजिक्स और टेक्नोलॉजी है। एरोप्लेन, बर्नौलीज लॉ, टीवी, रेडियो, आप जो देखते हैं ये कैसे तस्वीर आ जाती है सामने, ये कैसे आवाज आती है, ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स। मैं बोल रहा हूँ, आप तक आवाज आ रही है, ये किसके जरिए आ रही है? थ्रू वेव्स। वेव्स के जरिए आवाज ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह तक। वेव्स के लिए तो मीडियम होना चाहिए। तो बेटा ये एयर जो है ये मीडियम है, इसमें से गुजर कर आप तक आवाज आती है। बच्चों वेव क्या होती है? चलिए हम आपको बताते हैं वेव। बच्चों वेव क्या होती है? देखिए अब ये एयर की मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर पड़े हुए हैं एयर की मॉलिक्यूल्स। जब यहाँ से साउंड आएगी, यहाँ से जब बच्चों साउंड आएगी, आवाज आएगी, तो आवाज यहाँ पर आकर टकराएगी इन मॉलिक्यूल्स के साथ। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में जगह चेंज करेंगे। ये मॉलिक्यूल्स इधर जाएगा, ये इधर चला जाएगा। आवाज आ रही है ना, आवाज को रास्ता देंगे। इन मॉलिक्यूल्स में क्या पैदा होगी? डिस्टर्बेंस। इसमें डिस्टर्बेंस पैदा होगी, कभी ऊपर होंगे कभी नीचे होंगे। तो इस डिस्टर्बेंस को, ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, एयर की मॉलिक्यूल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स को ही हम बच्चों कहते हैं मीडियम। इसको ही हम मीडियम कहते हैं। जब हम साउंड यहाँ से ट्रेवल होती है तो ये इसमें तब्दीली आती है। एयर के मॉलिक्यूल्स ऊपर नीचे एक जगह पर पड़े, ऊपर नीचे कभी इधर कभी उधर होंगे। तो हम इसको बच्चों हम कहते हैं कि डिस्टर्बेंस पैदा हो जाए किसमें? मीडियम में। मीडियम क्या है? एयर के मॉलिक्यूल्स। तो उसको हम बोलते हैं बच्चों वेव। ये हमने कुछ आपको इंट्रोडक्ट किया थोड़ी सी टेक्नोलॉजी के साथ। एरोप्लेन में ये ला लगता है, टीवी, रेडियो। अभी ये क्या होता है ये हम आपको नहीं पढ़ा रहे, सिर्फ हम आपको बता रहे हैं। टीवी, रेडियो सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। टीवी, रेडियो कैसे काम करते हैं, डिटेक्शन, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जनरेटर, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी और चीजें आप देख सकते हैं, जैसे फैन इलेक्ट्रिसिटी पर। ठीक हो? अच्छा चलिए, इतनी बातें आपको समझ में आई। अच्छा तो बच्चों अब हम ये बातें तो हमने आपको वैसे ही बताया, ये बातें आपकी बुक में उस तरह नहीं थी फिजिक्स की 9th क्लास में। ये हमने आपको बताएं क्योंकि ये बताना आपको जरूरी था। अब आ जाते हैं फिजिक्स की 9th जहां से शुरू होती है। पहली बात है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज। बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? वो तमाम क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे देखें कि कोई भी चीज है, मैं कहता हूं हमने दूध लाना है तो एक मिकदार चाहिए, 5 किलो, 2 किलो, 1 किलो। हमने फलानी चीज लानी है, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, उसकी एक मिकदार चाहिए। तो पहले जब इंसान तरक्की करता करता यहाँ तक पहुंचा है तो हमने उनको कोई चीज़ दी 5 लीटर की, उन्होंने भी आगे से हमें दी 5 लीटर की। तो इस तरह यानी अगर
5 का लफ्ज ना हो, एक नंबर ना हो, 6 ना हो, 7 ना हो, 1 ना हो, 2 ना हो, आप नंबर में किसी चीज को डिस्क्राइब ना करें तो आपका इल्म अधूरा है। यानी मिकदार के हवाले से आपका इल्म अधूरा है कि मैंने एक चीज ली, कितने की ली भाई, इसकी कितनी क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, मिकदार को मेजर करने के लिए हमें नंबर चाहिए। हमने उसको नंबर में लिखना है कि ये इतना नंबर है, 5 है, 6 है, लीटर है, ठीक है। उसके लिए बच्चों हमने एक यूनिट मुरतब की, उसे हम कहते हैं बच्चों स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट सर ये क्या होता है स्टैंडर्ड यूनिट? बच्चों स्टैंडर्ड वो होता है जो जिसकी एक खास वैल्यू रहे। जैसे मिसाल के तौर पर 1 लीटर, 5 लीटर कितने के बराबर होता है? 1000 ml की या 1000 सेंटीमीटर क्यूब की। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। अब आप मुझसे पूछें कि सर 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर क्यों होते हैं, 1100 मिलीलीटर क्यों नहीं होते? तो इसका ये जवाब है कि स्टैंडर्ड यूनिट एक सेट हो गया। एक तमाम लोगों ने, दुनिया के लोगों ने बैठकर एक यूनिट सेट कर दिया कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। एक स्टैंडर्ड सेट हो गया जो हर जगह चलता है, ठीक है। जैसे मैं मिसाल दूं, पाकिस्तान, इंडिया में चलता है मरना, ठीक है, 270 फुट उसमें होते हैं। तो क्यों होते हैं? ये स्टैंडर्ड चल रहा है आजकल, ठीक हो गया। तो ये बातें हमें अपने इल्म को और एक चीज की मिकदार को मेजर करने के लिए, जैसे मिसाल केमिस्ट्री में आप इधर टाइट्रेशन में आप इधर HCl लेते हैं, ठीक है। तो किसी दौर में केमिस्ट्री भी कभी कभी पढ़ा लेते हैं हम, कभी कभी हमने पढ़ी केमिस्ट्री हुई है। तो HCl लेते हैं, HCl को इधर आपने ब्यूरेट देखा होगा, उस ब्यूरेट में लाइनें लगी होती हैं, यहाँ तक लेना है, यहाँ तक लेना है, 5 ml लेना है, 10 ml, 20 ml। तो ये सब कहाँ से आया? एक नंबर चाहिए ना किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, किसी चीज़ का एक्यूरेट रिजल्ट लाने के लिए एक नंबर चाहिए। तो वो नंबर हम लेते हैं कि इतना नंबर है, एक चीज़ है, 2 है, 1 लीटर है, 2 लीटर, 7 लीटर, 5 लीटर, ठीक है। तो हर चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए नंबर का होना भी जरूरी है, वरना इल्म अधूरा है। आपकी जो फिजिक्स की बुक है उसके पहले जो पैराग्राफ है उनमें यही बात समझाई गई। अच्छा चलें, ये उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हम आपको डेफिनेशन लिखवाते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। बच्चों all measurable quantities are called physical quantities। जो भी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं जिनको मेजर किया जा सके वो फिजिकल क्वांटिटीज ही तो हैं, वो तो फिजिकल क्वांटिटीज ही हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जमीन को भी लोग मेजर करते हैं, पानी को लोग मेजर करते हैं, ठीक है। हर चीज जो है वो मेजरेबल, उसका मेजर करना जरूरी है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने ढोल लगवाना है कहीं, तो उसकी भी पहले मेजरमेंट होती है, ठीक है। आपने खिड़की लगवानी है, उसकी मेजरमेंट होती है, इतने इंच इधर, इतने फुट, ठीक। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे बात। बच्चों अब क्या है कि फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन तो हमने आपको लिखवा दी कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज की 2 टाइप्स हैं, यही हमारा आज का लेक्चर था। फिजिकल क्वांटिटीज की पहली टाइप बेस क्वांटिटीज, दूसरी टाइप डिराइव्ड क्वांटिटीज। सर ये क्या होती है बेस क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज? बेटा बेस क्वांटिटीज, बेस लफ्ज से जाहिर है बेसिक, बुनियादी। डिराइव का मतलब है, आप उर्दू में इसको कहते हैं अखज की जो निकाली की, ठीक है। बेस क्वांटिटीज, डिराइव क्वांटिटीज ये है। पढ़ क्या रहे हैं बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जिनको मेजर किया जा सके, जिनको मेजर किया जा सके।
जैसे मिसाल देते हैं, अभी इसमें भी इसकी मिसाल है, जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है, ठीक हो गया, लेंथ हो गई, मास हो गया, टाइम हो गई, टेम्परेचर हो गया, वगैरह वगैरह बहुत सारे, ठीक। तो बेस क्वांटिटीज बच्चों, बेस क्वांटिटीज की हम आपको डेफिनेशन अभी लिख पाते हैं। बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं? बुनियादी क्वांटिटीज, बुनियादी क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज। पेपर में क्वेश्चन इस तरह आ सकता है बच्चों, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ इधर, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, या ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है और आता भी रहता है, व्हाट आर बेस क्वांटिटीज, एक्सप्लेन एग्जांपल्स, व्हाट इज इट यूनिट, एक्सप्लेन डिराइव्ड क्वांटिटीज, व्हाट इज इट्स यूनिट, ठीक हो गया। तो इसकी डेफिनेशन बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज आर दी क्वांटिटीज, base quantities are the quantities on the basis of which other quantities are expressed. Other quantities are expressed. बेस क्वांटिटीज वो वाली क्वांटिटीज होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ जिनकी वजह से, ऑन द बेसिस ऑफ जिनकी वजह से विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस, जिनकी वजह से हम दूसरी क्वांटिटीज को मालूम कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें, मालूम कर सकें। बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनकी वजह से हम ऑन द बेसिस, जिनकी बेसिस पर हम दूसरी क्वांटिटीज को, जो बाकी क्वांटिटीज हैं उनको मालूम कर सकें, उनको कहते हैं बेस क्वांटिटीज। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। इतनी बातों को आप नोट करेंगे बच्चों, अगर ना भी नोट करेंगे बुक में भी आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है। चलिए, बेस क्वांटिटीज की डेफिनेशन होगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब बेस क्वांटिटीज कौन कौन से हैं? अच्छा, पहले हम आपको डिराइव्ड क्वांटिटीज लिखवा दें, फिर हम आपको आगे बताएंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज अखज़ कीजिए, डिराइव्ड क्वांटिटीज are the quantities which are based या which are expressed, जो मर्जी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं आप, which are expressed, जो मालूम की जा सके, which are expressed on the basis of base quantities। बच्चों ये दोनों बातें एक जैसी हैं। बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं? बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनकी वजह से हम दूसरी क्वांटिटीज को मालूम कर सकें, और डिराइव्ड क्वांटिटीज की डेफिनेशन भी कोई अलग नहीं है, ये भी यही लिखी हुई है बात कि डिराइव्ड क्वांटिटीज वो वाली क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम बेस क्वांटिटीज से निकाल सकें, यानी जब तक बेस क्वांटिटीज ना होंगी तब तक डिराइव्ड क्वांटिटीज हम निकाल नहीं सकते। हम आपको बताते हैं, सारी बातें हम आपको बताते हैं। पहले एक छोटी सी और बात लिख लें आप, क्वेश्चन लिखिए, व्हाट आर बेस एंड डिराइव्ड यूनिट्स, बेस यूनिट्स। बच्चों बेस यूनिट्स क्या होते हैं?
ठीक है, बेस यूनिट्स क्या होते हैं? पहले बेस यूनिट्स बताने से पहले हम आपको ये बताते हैं कि यूनिट क्या होता है। बच्चों जैसे हमने आपको बताया केजी ये यूनिट है, लीटर ये यूनिट है, सेकंड ये यूनिट है। एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो हम सेट कर देते हैं, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी का सैंपल जो हम सेट करते हैं उसको हम बोलते हैं यूनिट। दी सैंपल ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होंगे, उसका हमने एक सैंपल सेट किया, जैसे ये सैंपल केजी, लीटर, सेकंड, इसको हम बोलते हैं ये यूनिट। ठीक हो गया? तो ये यूनिट। अब हम बात करते हैं बेस यूनिट्स की। द यूनिट्स, ऐसी यूनिट्स which describe the units which describe base quantities are called base units। ठीक है, अगली डेफिनेशन मेरे याद में मुझे लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, आपको समझ आ गई होगी। द यूनिट्स which describe क्या, which describe क्या, बोलो शाबाश बेटा, क्या which describe derived quantities, लिख देता हूं मैं, are called derived units। अच्छा, अब बेस क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज वो कौन कौन सी हैं, उनकी यूनिट क्या है, ये हम आपको बताते हैं। अच्छा, और इसकी डेफिनेशन भी हम आपको साथ साथ समझाते हैं। हम आपको सब कुछ समझाएंगे। देखिए ये डेफिनेशन आप नोट कर लें। बेस क्वांटिटी, बच्चों जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है, ठीक, इसका सैंपल क्या होगा, लेंथ का एल, मास का सैंपल क्या होता है बच्चों, एम, टाइम का टी। ठीक हो गया, ये इसके सैंपल है, बेस क्वांटिटी के सैंपल। लेंथ किस में होती है बच्चों, मीटर में, ये यूनिट हो गया, मास केजी में, टाइम सेकंड में। 3 मिसालें आपको दी, आगे एक और भी दिखाते हैं, टेम्परेचर, केल्विन में या फ़ारेनहाइट में या डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अच्छा अब देखें 3 मिसालों के बाद हम आपको बताते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, और वो जो डेफिनेशन हमने आपको पहले लिखवाई थी वो हम आपको समझाते हैं कि वो क्या चीज। बच्चों देखिए जैसे क्या है, आपके पास है एक्सेलरेशन, आपके पास है स्पीड, आपके पास है फोर्स, आपके पास है मोमेंटम। ये सारी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज है। सर ये बेस क्वांटिटीज क्यों है, ये डिराइव्ड क्यों है, बेटा बताते हैं आपको। देखिए बेस क्वांटिटीज ये है, डिराइव्ड क्वांटिटीज ये है। डिराइव्ड का मतलब है अखज़ की बेस क्वांटिटीज जो है बेसिक, जो हमने एक स्टैंडर्ड सेट करके हमने जो निकाली। अब देखें हम आपको बताते हैं बच्चों
कि जैसे फोर्स है उसका आप फार्मूला यहाँ पर लगाएं, ma, ठीक है। m क्या है? मास। a क्या है? एक्सेलरेशन। अब m कहाँ से आप लाएंगे? m का आप फार्मूला कहाँ से लाएंगे? यहाँ से निकालेंगे ना कि m किलोग्राम में होता है, ठीक है करें। ये किससे आपने निकाला? m, शाबाश बताएं। बेस क्वांटिटी से निकाला, यहाँ से आपने निकाला। तो यही बात हमने ऊपर डेफिनेशन में इसकी लिखी थी कि डिराइव्ड क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन द व्हिच आर एक्सप्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ बेस क्वांटिटीज, जो हम निकाल सकें कहाँ से? बेस क्वांटिटीज। यहाँ आपको मैं निकाल के बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं। देखिए f इज इक्वल टू ma, m कहाँ से निकाला? यहाँ से। m क्या है? kg, m की जगह आ गया kg। a क्या है? एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन तो इधर ही है, लेकिन m तो यहाँ से आया ना, m तो यहाँ से आया। एक्सेलरेशन देखें, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है बच्चों? दिखाएंगे वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। वेलोसिटी का फार्मूला डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, और एक्सेलरेशन का फार्मूला वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? आप सब जानते हैं वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, डिस्टेंस मीटर सेकंड, सेकंड ऊपर आ गया, पर सेकंड हो गया, m मास kg में, स्पीड मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, लेटेस्ट वेलोसिटी पर यूनिट। वेलोसिटी क्या है बच्चों? वेलोसिटी हमने निकाला ms माइनस 1, ms माइनस 1। टाइम किस में होता है? सेकंड में। सेकंड ऊपर चला गया, क्या हो गया? ms माइनस 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये जो हमने फोर्स का क्या निकाला बच्चों? यूनिट निकाला। कहाँ से निकाला आपने? इसको ही कहते हैं न्यूटन, ठीक हो गया। तो ये हमने कहाँ से निकाला? बेस क्वांटिटी से हमने निकाला। अब यहाँ से वैल्यू वहाँ पर पुट की, ये निकल आया। इस तरह हम इसको कहते हैं बेस, इस तरह कहते हैं डिराइव। यानी बेस क्वांटिटीज की वजह से हम जो निकाल सकें, जो हम डिराइव कर सकें। एक और मिसाल देते हैं आपको, मोमेंटम है। जैसे फोर्स इज इक्वल मोमेंटम, सॉरी मोमेंटम का फार्मूला होता है p इज इक्वल टू mv, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। मास कहाँ से लाएंगे? यहाँ से। मास क्या होता है? kg। वेलोसिटी कहाँ से लाएंगे आप? यहाँ से लाएंगे वेलोसिटी, लेकिन मास तो यहाँ से आया ना, बेस। तो बेस क्वांटिटीज की वजह से ही हम क्या मालूम कर रहे हैं? डिराइव क्वांटिटी मालूम कर रहे हैं। वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? मीटर पर सेकंड। तो ये आ गया मोमेंटम का यूनिट। आई होप आपको समझ आई होगी बातों की। लेंथ मीटर में, मास केजी में, टाइम सेकंड में, टेम्परेचर केल्विन में, ठीक है। और डिराइव्ड क्वांटिटीज की कौन कौन सी मिसालें हैं? स्पीड किसमें? स्पीड किसमें होती है? इसका सिंबल क्या है? v। किस तरह जाहिर करते हैं? मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन का सिंबल a, किस तरह जाहिर करते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स f, किस तरह जाहिर करते हैं इसको? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको ये भूल जाए पेपर में, तो आप इसका फार्मूला पुट कर, फोर्स का फार्मूला यहाँ पुट करें और यहाँ इसका यूनिट पुट करें। m का kg है, एक्सेलरेशन का ये होता है। तो आप इस तरह भी यूनिट निकाल सकते हैं अगर आपको पेपर में भूल जाए निकालना। मोमेंटम का क्या होता है यूनिट? मोमेंटम का सिंबल p, ठीक है। और यूनिट हमने यहाँ आपको निकाल कर बाकायदा बताया, पर सेकंड, ठीक। समझ आ गई बात आपको? ठीक है बच्चों, मोमेंटम का भी हमने आपको निकाल कर बताया, kg मीटर पर सेकंड। तो ये है आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने आपको बेस क्वांटिटीज बताई, डिराइव्ड क्वांटिटीज बताई। आगे फोर्स को हम फर्दर एक्सप्रेस करके आपको बताएंगे कि 1 न्यूटन फोर्स है तो वो किसे कहते हैं, ठीक है। 1 पर सेकंड स्क्वायर में 1 किलोग्राम चीज को 1 मीटर तक दूर ले जाने के लिए जितनी फोर्स लगती है, उस फोर्स को हम नाम देते हैं 1 न्यूटन का। तो ये सारी चीजें थी। आज क्वेश्चन सुनने बच्चों जो आपके पेपर में आ सकते हैं। व्हाट आर, चले मैंने पहले भी यहाँ लिखे थे, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज,
आर में इरेगुलर क्वांटिटीज आर कार्ड फिजिकल क्वांटिटीज, व्हाट आर बेस क्वांटिटीज, व्हाट आर डिराइव्ड क्वांटिटीज, उसकी मैंने डेफिनेशन आपको लिखवाई। अगर उसकी मिसाल आपसे पूछे तो मिसालें यही हैं, लेंथ बेस टाइम बेस क्वांटिटीज की हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज की एक्सेलरेशन स्पीड फोर्स मोमेंटम वगैरह हैं। ठीक है, बेस यूनिट्स की डेफिनेशन पूछ ले वो भी आपको लिखवाई, डिराइव्ड यूनिट्स की डेफिनेशन भी हमने आपको लिखवाई। तो बच्चों आज के लिए इतना ही लेक्चर था, आगे इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत लेक्चर के साथ और दिलचस्प मालूमात के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, नमाज की बाकायदगी के साथ पाबंदी करें और अल्लाह ताला का कसरत से जिक्र करें। आखिर में बच्चों एक बात, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और हमारी ये दुनिया की ज़िंदगी सब कुछ नहीं, हमें आखिरत में भी जाना है। अल्लाह ताला जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें खल्क किया है, जिसने हमें खूबसूरत शक्ल दी है, उसकी बारगाह में हमने इन नेमतों की हमसे पुरसिश होगी, हमसे पूछा जाएगा। लिहाजा अल्लाह ताला हमें तौफीक दें कि हम अल्लाह ताला की अताअत और फरमाबरदारी करें। आमीन।